वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ब्रज असाइनमेंट में सोशल साइंस में पेपर नंबर 4 का सेक्शन सी और डी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में इस तरह का मटेरियल देने वाली ये एकमात्र चैनल है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो स्टे ट्यून एंड नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन सी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव प्रदान करता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, लोथल जो है ये एक बंदरगाह था। ये अहमदाबाद के धोलका में साबरमती और भोगाव नदी के बीच में स्थित था और ये था एक समय का समृद्ध बंदरगाह। यहाँ पर जो समुद्र में जो तूफान आता था उस समय जहाज़ों को बचाकर रखने के लिए गोदी भी बनाई गई थी। यानी ये वो बताता है कि उस समय हम लोग कितने एडवांस थे। उस समय भी हमारे देश में इंटरनेशनल ट्रेड होता था। तो देखिए, लोथल अहमदाबाद जिले के धोलका तहसील में भोगाव नदियों के नाम याद रखना और साबरमती, ये दो नदियों के बीच में स्थित है, जो खब्बात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। ये सारा डेटा आपको याद रखना है। यहाँ पे मानव बस्ती के 3 स्तर देखने को मिले थे, बराबर। पहला था जो मुख्य अधिकारी का किला, फिर छोटे अधिकारी और एक सामान्य लोगों का स्तर। नगर के पूर्वी किनारे के निचले भाग में ज्वार के समय जहाज को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह बनाया था। ज्वार यानी समुद्र में जब ऊंची लहरें आती हैं, बराबर, तो उसे कहते हैं ज्वार। तो ज्वार के समय क्या होता था कि जहाज को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए लंगर डाल के जहाज को सुरक्षित रखने की यहाँ पर व्यवस्था थी। ये इसका चित्र दिया, चित्र आपको नहीं बनाना है। बंदरगाह, कोठार, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण दर्शाते हैं कि लोथल उस समय भारत का समृद्ध बंदरगाह रहा होगा। याद रखिएगा, जो हड़प्पा संस्कृति का जो समृद्ध बंदरगाह था वो था आपका लोथल, बराबर। यह बात गुजरात को गौरव प्रदान करने वाली है। इसी तरह लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इसका इतिहास को भी गौरव प्रदान करता है। यानी इस चीज को देख के हमको प्राउड फील होता है कि हम आदिकाल से बिजनेस करते आए हैं, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड। स्तंभ लेखों की कला के विषय में जानकारी दीजिए। तो स्तंभ लेख क्या है वो समझिए। तो ये स्तंभ लेखों की शुरुआत की थी सम्राट अशोक ने। तो सम्राट अशोक ने अपनी जो धार्मिक आज्ञाएं थी, जो नियम था, उनको पत्थर के जो स्तंभ होते थे उनके इंस्क्राइब कर देते थे, उसको लिखवा देते थे। फिर उस पत्थर को चमका दिया जाता था, जस्ट लाइक अ मेटल, एक मेटल की तरह चिकना हो जाता था। उनको हम बोलते हैं स्तंभालेख। गुजरात में जूनागढ़ में भी इस तरह के स्तंभलेख मिले हैं हमको, बराबर। तो स्तंभलेख एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे और फिर उन्हें घिस घिस कर चमकीला बना दिया जाता था। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्प कला के उत्तम नमूने हैं। ऐसे स्तंभ का लेख कहाँ पर मिलते हैं आपको? अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद और बिहार के लोरिया। यहाँ पे एक स्तूप भी है। नंदनगढ़, सांची मध्य प्रदेश में यहाँ पे भी स्तूप है। काशी में, पटना में और बुद्ध गया के पास बोधि वृक्ष के पास बनाए गए हैं, बराबर। ये बुद्ध, जो भगवान बुद्ध को यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के किनारे, बराबर। तो भगवान बुद्ध ने जब अपना सब कुछ त्याग दिया, भगवान बुद्ध ने कड़ी तपस्या की लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक बात बिहार में एक नदी पार कर रहे थे निरंजना, बहुत ही कम पानी था। भगवान बुद्ध ने कई महीनों से भोजन का त्याग कर दिया था। शरीर एकदम कृष्णकाय हो गया था। नदी में बहुत ही हल्का पानी था। भगवान बुद्ध नदी में पैर रखा, वो नदी पार नहीं कर पाए। अचानक उन्होंने एक झाड़ की डाली पकड़ी और वहाँ पे खड़े हो गए। उन्होंने उस दरमियान सोचा कि मैंने अपने जीवन का ये क्या कर दिया है। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके नदी पार की और एक पीपल का वृक्ष था उसके नीचे बैठे और उन्होंने निश्चय किया कि यदि आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगा। तो उस दिन उन्हें उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो जो वृक्ष है उसे कहते हैं बोधि वृक्ष, बराबर। यही हमारी चैनल का भी नाम है बोधी ट्री, बराबर। मुझको भी उसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जहाँ पे भगवान बुद्ध को प्राप्ति हुई थी। तो इसी को हम कहते हैं बोधि वृक्ष,
बराबर। ये सभी स्तंभलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। पूछा जाएगा कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में। अब इसमें है सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ क्या जगह है उसको भी याद रखिए। तो भगवान बुद्ध ने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला अपना प्रवचन दिया था। उस घटना को नाम दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। इस घटना को नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन, बराबर। और उसी के सम्मान में यहाँ पे सारनाथ में स्तंभ बनाया गया था। तो सारनाथ का स्तंभ पे से अपनी राष्ट्रीय मुद्रा हमने ली है। तो सारनाथ का स्तंभ भारत की शिल्प कला का श्रेष्ठ नमूना है। इस स्तंभ के शिखर पर जुड़े हुए 4 सिंह की आकृति है। सिंहों के नीचे चारों तरफ धर्म चक्र है और ये धर्म चक्र धर्म की विजय को दिखाते हैं और इसीलिए हमने इनको राष्ट्रीय मुद्रा में अपने स्थान दिया है। और इसमें कौन कौन से प्राणी याद रखना, हाथी, घोड़े और बैल, ये 3 प्राणी है इसमें। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज में इस चक्र को स्थान दिया गया है और 4 सिंहों की जो आकृति है इसको हमने राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। दुनिया की सर्वोत्तम शिल्पकृतियों में से इसे एक उत्तम नमूना माना जाता है। महाकाव्यों के रूप में महाभारत एवं रामायण की जानकारी दीजिए। तो देखिए रामायण और महाभारत, तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1 लाख श्लोक है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। ऐसा कहा जाता है कि जो दुनिया में जो भी सब कुछ है वो महाभारत में, और जो महाभारत में नहीं है उसका कहीं पे वजूद नहीं है। यानी इतना महान ग्रंथ है महाभारत, बराबर। तो भारत के 2 मुख्य महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। तो इन महाकाव्यों का वर्तमान स्वरूप तो ईस्वी सन 2वीं सदी में हमको प्राप्त हुआ। रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने और इसमें से जो रामायण है इसमें भगवान राम का उल्लेख किया गया है। भगवान राम जो दुनिया के मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है बेटा हो तो राम जैसा, पुत्र हो भाई हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा और शत्रु हो तो राम जैसा। अब देखो बेटा, भगवान राम को जब सिंहासन मिलने वाला था अगली रात से उनसे कहा गया कि आप वल्कल वस्त्र धारण कीजिए और वन में चले जाइए। भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद उनका जो भाइयों के प्रति प्रेम है वो हम सभी जानते हैं। फिर राजा के रूप में भगवान राम का जो त्याग है वो हम सभी जानते हैं, इसीलिए कहा जाता है राम राज्य। शत्रु के रूप में कैसे, तो जब रावण को भगवान राम ने वध किया तो भगवान राम ने कहा विभीषण से कि तुम इसका जो रावण है इसका अंतिम संस्कार करो। तो विभीषण ने कहा कि ये पापी है, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूँगा। तो भगवान राम ने कहा था कि नहीं, ये एक राजा है और इसे अपनी प्रजा का इसने सही ढंग से संचालन करता था और इसका अंतिम जो संस्कार है मैं अपने हाथों से करूँगा। तो भगवान राम ने उसका अंतिम संस्कार भी किया था। और ऐसा कहा जाता है कि रावण का वध करने के पश्चात भगवान राम ने 1 वर्ष की तपस्या भी की थी। तो उसका कारण बताया जाता है कि भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा कि वो तो एक पापी था, उसका आपने वध किया, तो उसके लिए तपस्या का क्या औचित्य है। तो भगवान राम ने कहा कि वो पापी था लेकिन एक प्रजावत्सल राजा भी था, इसलिए मैं 1 वर्ष की तपस्या करूँगा। यानी दुनिया में आपको जो भी चाहिए बेस्ट एग्जाम्पल वो है भगवान राम। तो इस रामायण में भगवान राम का जीवन चरित्र का वर्णन है, वो हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। ये महाभारत से छोटा है लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें दुनिया की हमको देखने को मिलती है। महाभारत लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने। इन्हें कृष्ण द्वैपायन ऋषि भी कहते हैं, इन्हीं का नाम है कृष्ण द्वैपायन ऋषि, इनका मूल नाम था। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा काव्य संग्रह है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध इसका मुख्य विषय है। इसके अलावा बहुत अनंत कथाएं हैं महाभारत में। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रीमद् भगवद गीता। ये भगवान श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रवचन है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में बताया था और इसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान, कर्म और भक्ति।
बराबर। 3 प्रकार से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो रामायण और महाभारत है, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए, विशेषकर भारत के लिए ये आदर्श की इन्होंने स्थापना की है। पूरी दुनिया को ये राह दिखाते रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एकल संसाधन, विरल संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। तो विश्व में मात्र एक या 2 जगह पर मुश्किल से जो खनिज मिलता है उसे बोलते हैं एकल संसाधन, बराबर। विरल संसाधन जिसकी प्राप्ति स्थान मर्यादित है, ऐसे खनिज लिमिटेड ही है, बहुत कम। राष्ट्रीय संसाधन यानी किसी देश या प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति, बराबर। जैसे मान लीजिए कि कोयले की खान कहीं पे मिलती है तो राष्ट्रीय संसाधन है, पेट्रोलियम का कुआं कहीं मिलता है तो वो भी राष्ट्रीय संसाधन है। ये विरल संसाधन में, एकल संसाधन में याद रखने, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट है, ये मात्र मिलता है ग्रीनलैंड में, तो ये एक तरह का एकल संसाधन है, बराबर। जमीन का कटाव रोकने के उपाय बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मतलब समझना चाहिए, जमीन का कटाव अर्थात क्या, सोइल इरोजन। तो तेज बहते हुए पानी और तेज हवा के साथ मिट्टी के कण एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसे कहते हैं जमीन का कटाव। तो हमने इसके कारण देख लिए, क्यों भाई जमीन का कटाव होता है। तेज पानी के कारण तो पानी का बहाव कम करो, तेज हवा के कारण तो हवा का प्रभाव कम करो, तो जमीन का कटाव अपने आप कम हो जाएगा। तो जमीन के कटाव के कारण जमीन का उपजाऊपन कम होने लगता है, कारण हमने देख लिए, जिससे खेती का उत्पादन घटता है, जो किसानों के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। इस कारण जमीन का कटाव हमें रोकना चाहिए। तो इसके लिए हमको चराई पर प्रतिबंध, नियंत्रण लगाना है। चराई मतलब क्या होता है, तो जैसे किसान वगैरह जो है, चरवाए अपने पशुओं को ले जाते हैं तो छोटे छोटे पौधे और घास को खा लेते हैं। छोटे पौधे को खा लिया तो क्या, जमीन बंजर सी, वो वीरान सी हो जाती है, और वहाँ पे मिट्टी जो है वो उसकी ग्रिप नहीं रहती, और मिट्टी के कण हवा के साथ, तेज पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और जो पहाड़ी इलाके हैं उनको हमें सीढ़ी नुमा खेत बनाने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे करके नीचे आएगा और पानी की धार बहुत ही धीमी हो जाएगी, उसका जमीन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाली जमीन पर वृक्ष उगाना चाहिए। पानी के बहाव के चिन्ह हो वहां मेड़बंदी करना, यानी पानी बहता वहां पे मिट्टी की वाड़ बना देनी चाहिए। अति तीव्र ढलान वाली जमीन में पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए। जो पानी का वेग तेज हो तो ढलान वाले खेत में जुताई करने से क्या होता है, पानी का वेग हम शांत कर सकते हैं। स्थायी विकास की व्यूह रचना समझाइए। तो पहले इस शब्द का मतलब समझिए। तो देखिए, अभी मनुष्य नाम का ये जो 2 पैर वाला प्राणी है, इसने अपनी स्वार्थ की खातिर पूरी सृष्टि का सत्यानाश कर दिया है। हमने पूरी सृष्टि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी आज की पीढ़ी को बुरी बुरी गालियां देगी, क्योंकि हमने सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो स्थायी का विकास का मतलब होता है कि इस तरह से विकास करना जिससे पर्यावरण को हानि ना हो और भावी पीढ़ी भी उसका लाभ ले सके, उसे कहते हैं स्थायी विकास। तो भावी पीढ़ी को आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कि जल है, जल का हम पर्याप्त मात्रा में उपयोग करें, बराबर, मर्यादित मात्रा में, प्रदूषण ना करें, वो भी एक तरह का स्थायी विकास माना जाएगा। तो पर्यावरण पर पड़े गंभीर प्रभावों के कारण स्थायी विकास का विचार विकसित हुआ है। आजकल की पीढ़ी ने जो विकास साधा है और तेजी से विकास साध रहा है, उसे भविष्य में टिकाए रख सके, शायद ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही वर्तमान पीढ़ी जो सुविधा भोग रही है, वही सुविधाएं शायद भावी पीढ़ी को प्राप्त ना हो, यही भय उत्पन्न हो रहा है। इस तरह स्थायी विकास में पर्यावरणीय संसाधनों के अस्तित्व को बनाए रखने पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार है। इसका रिसाइकल, रीयूज, बराबर, और रिड्यूस, 3 चीजें याद रखना, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, सॉरी।
रीयूज यानी किसी भी चीज का आप दोबारा उपयोग कर सके, इस तरह से उपयोग करना चाहिए। पुनः उपयोग में लाए जा सके ऐसे प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि लायक जमीन, वन, जम संपत्ति आदि का उपयोग करके उनकी गुणवत्ता बनी रहे, इस तरह करना चाहिए। यानी जल का उपयोग करें मगर उसे प्रदूषित नहीं करें। पेड़ हम काटें तो उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाना चाहिए, बराबर। फिर जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार में उपयोग लिए जा सकते हो ऐसे हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि, उनका सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। परिवहन खर्च कम हो, इस तरह उद्योग का स्थान निश्चित करना चाहिए। यानी जो उद्योग वगैरह हैं उनको ऐसी जगह लगाना चाहिए जिससे ट्रैवलिंग का खर्चा कम हो। फिर जिन संसाधनों का उपयोग एक से अधिक बार किया जा सके उनका अधिकतर उपयोग करना चाहिए। औद्योगिक कचरा, जहरी रसायन, बढ़ती मंदी बस्तियां रोकने के कार्य हमको करने चाहिए। उत्पादन के सभी क्षेत्रों में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। गैर परंपरागत यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सब का हमको अधिक उपयोग करना चाहिए। मूल्य वृद्धि का पूंजी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। तो देखिए, इसको समझिए, पहले दोनों शब्दों को समझिए। मूल्य वृद्धि यानी भाव વધારા, कीमत बढ़ रहा है, और पूंजी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। जब मूल्य वृद्धि होगी तो भाव बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट लोग या सरकार का कम हो जाता है। ये कैसे, वो देखते हैं। तो मूल्य वृद्धि का पूंजी निवेश पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ता है। जैसे मूल्य वृद्धि से बचत और पूंजी सर्जन की दर में कमी आती है। आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन घटते हैं, नए उद्योग धंधे और रोजगार अवरुद्ध हो जाते हैं। अब ये चीज समझिए, जैसे मान लीजिए कि भाव बढ़ गया, मूल्य वृद्धि हो गई, अब लोग जो है अब उनके लिए सरवाइव करना इंपॉर्टेंट होगा। अब लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति परिवार है, वो 1000 रुपये कमाता है, वो 700 रुपये खर्च करता है, 300 रुपये उसकी सेविंग होती है। लेकिन जब मूल्य वृद्धि होगी तो क्या होगा, ये 300 रुपये सेविंग नहीं कर पाएगा, ये भी उसका खर्च हो जाएगा। तो यानी पूंजी सर्जन उसका नहीं हो पाएगा, बचत उसकी नहीं हो पाएगी, बराबर। और नए उद्योग धंधे नहीं स्थापित हो पाते हैं, बराबर। अब जैसे जब ये परिवार है 300 रुपये बचा रहा है, तो ये 300 रुपये कहाँ डालेगा, बैंक में रखेगा। बैंक में रखेगा तो सरकार उस पैसे को, जो इन्वेस्टर है उनको लोन देती है, फिर वो नया उद्योग डालते हैं। लेकिन अब वो सरकार के पास ही पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, सरकार को वो जो उनको लोन नहीं देगी तो नए उद्योग धंधे स्थापित नहीं होंगे। बढ़ता मूल्य स्तर व्यक्तियों, परिवारों, संस्थानों की बचत करने की इच्छा और शक्ति दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति के माहौल में पैसे का मूल्य गिरता जाता है, बचत करने वाले हतोत्साहित होते जाते हैं। तो ये मुद्रास्फीति को समझिए। मुद्रास्फीति यानी पैसे का मूल्य कम होना। जैसे आपको बताओ, आज से 5 साल पहले मैं 2000 रुपये में 100 किलो गेहूं खरीदता था, बराबर। आज मुझको 100 किलो गेहूं खरीदना हो तो आज मुझको 3500 रुपये देने पड़ते हैं। तो क्या हुआ, ये जो पैसा था उसकी वैल्यू घट गई, बराबर। इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो जब मुद्रास्फीति आती है, फिस्कल डेफिसिट होता है, तो आदमी क्या होता है, बचत नहीं कर पाता, उसके बचत करने में वो हतोत्साहित हो जाता है। और जैसे जैसे पैसों की क्रय शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था क्रय शक्ति का, अभी लोग कीमती वस्तु और अचल संपत्ति जैसी गैर उत्पादक चीजें खरीदते हैं तो उनकी बचत भी कम हो जाती है। अब देखिए, ये चीज को समझिए, पैसे की वैल्यू कम हो गई तो जो पैसे वाले लोग हैं वो पहले उद्योग वगैरह धंधा डालने वाले थे, उसके बदले उन्होंने क्या किया, अचल संपत्ति खरीदी। अचल संपत्ति यानी जमीन। अब जमीन खरीदी तो क्या हुआ, उनका पैसा हो गया ब्लॉक, वो पैसा मार्केट में नहीं घूम रहा है। पैसा मार्केट में नहीं घूम रहा है तो उसके कारण और ज़्यादा पैसों की मार्केट में शॉर्टेज आएगी और मूल्य बढ़ेगा। और समाज से आवश्यक बचत निवेश के लिए धन नहीं मिल पाता है, अतः देश में निवेश की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कुल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेरे जैसे लोग जो सेविंग करते हैं उसे बैंक में रखते हैं, और बैंक में रखते हैं, सरकार अपने पास नहीं रखती। सरकार वो पैसा देती है इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, फिर वो आपके मेरे पैसों से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सरकार अपनी योजनाएं बनाती है और बाद में वही पैसा लौट करके हमारे पास आता है। ये सर्कुलेशन चलता रहता है।
ग्राहकों के कर्तव्यों की जानकारी दीजिए, यानी ग्राहक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है। तो ग्राहक जिस तरह अपने अधिकारों के प्रति सावधान रहता है, उसी तरह कर्तव्यों के प्रति उतनी ही जागृति रखनी चाहिए। ग्राहकों को खरीद करते समय गुणवत्ता, उचित मूल्य, गारंटी या वारंटी, बिक्री के बाद की सेवा और BIS, ISI, एग मार्क जैसे मानक चिन्हों वाली वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। तो पहले वस्तु खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी उसको जांचनी चाहिए, उसका जो प्राइस ली गई है योग्य है या नहीं, और उस पर जो एग मार्क है BIS, ISI, वूल मार्क वगैरह जो मार्क है वो उस वस्तु पे है या नहीं, उसका उसे ध्यान रखना चाहिए। खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के संबंध में स्वस्थ होकर, समझदार होकर, जागृत ग्राहक बनकर निर्णय लेना चाहिए। यानी किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट, किसी की लालच वगैरह में कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। जो वस्तु की आवश्यकता वही खरीदे, जितनी हो उतनी खरीदे और योग्य मूल्य पे खरीदना चाहिए। ग्राहक का कर्तव्य है कि विक्रेताओं या उत्पादकों के साथ एक सज्जन और प्रामाणिक व्यक्ति की तरह बातचीत करनी चाहिए। ग्राहकों को खरीदे गए माल या सेवा का पैसा चुकाकर पक्का बिल और वारंटी कार्ड विक्रेता से भरवा कर सील के साथ व्यापारी के हस्ताक्षर के साथ उसको लेना चाहिए। तो जो वस्तु में गारंटी या वारंटी आती है वो आपकी कब वैलिड मानी जाएगी, जब आपके पास गारंटी या वारंटी कार्ड हो, तो आपको जो कस्टमर है उसको उस दुकानदार या जो भी सेल्समैन उससे लेना चाहिए। ग्राहकों को गैर राजनीतिक और बिन धंधा के स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर स्वैच्छिक ग्राहक मंडल और संगठनों की रचना करनी चाहिए और इन मंडलों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। ग्राहकों को अपना संगठन बनाना चाहिए जिसका उद्देश्य हो कि कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, उनका उद्देश्य हो कि उनका कोई शोषण ना करे। ग्राहकों को उनकी शिकायत संबंधी विभाग के अधिकारी को मौखिक अथवा लिखित स्वरूप में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। शिकायतों के निवारण हेतु ग्राहक मंडलों को और विविध स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। ग्राहक के साथ अन्याय होता है तो उसे जो मंडल है उसमें लिखित या मौखिक शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अन्याय सहन कर लोगे तो दोबारा आपके साथ अन्याय होगा। ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में पैकिंग, कीमत, उत्पादन का दिनांक, बेच नंबर, सही वजन, अंतिम तिथि, उत्पादक का नाम, पता आदि देखकर जांच खरीदनी चाहिए। ग्राहकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों, देखा देखी या सेल से प्रेरित होकर अनावश्यक और अधिक चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। जितना जरूरत हो उतना खरीदो, योग्य भाव पे खरीदो। किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट से आपको प्रोत्साहन और प्रेरित नहीं होना है। खरीदी के समय वजन, कांटे, मापतोल के साधन, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र सही है या नहीं इसकी जांच करनी चाहिए। तराजू स्टैंड पर सही लगा हुआ हो, ऐसे तराजू से ही वजन करवाना। हाथ में उठाए गए तराजू से वजन में कमी होने की संभावना बनी रहती है। जो इलेक्ट्रिक कांटा है उसका यूज करना चाहिए, उसमें किसी तरह की ट्रिक नहीं होती, उसमें भी अब तो करने लगे हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक कांटे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसको रिमोट से संचालित कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानना हमारी जिम्मेदारी है। गैस सिलेंडर आए तो सील की जांच करना। रिक्शा या टैक्सी में मीटर शून्य करवाकर मीटर के भाव अनुसार बैठना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, CNG गैस भराते समय इंडिकेटर में 00 की रीडिंग हमको देखनी चाहिए। पेट्रोल भराने गए तो 00 अवश्य देख लें। रेलवे, बैंक, बीमा, हॉस्पिटल आदि की सेवाओं में होने वाली लापरवाही से होने वाला शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान के सामने ग्राहक फोरम में स्वयं या ग्राहक मंडलों द्वारा शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। प्राप्त मुआवजे और प्राप्त न्याय की जानकारी दूसरे ग्राहकों को देकर उन्हें भी अन्याय का भोग बनने से रोकना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपके साथ कहीं पर भी कोई अन्याय हुआ है तो आपको इसके खिलाफ जाना चाहिए, लोगों में आपको जागृति लानी चाहिए। ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में जुड़कर समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने के अभियान को वेग प्रदान करना चाहिए। अगला है, गुजरात सरकार ने महिला समानता के लिए कौन कौन सी योजना लागू की है, समझाइए। तो गुजरात सरकार ने वर्ष 2001 में महिला और बाल विकास विभाग की रचना की थी। ये याद रखिएगा, 2001 महिला और बाल विकास विभाग, बराबर। और ये महिला कल्याण संबंधी योजना यहाँ पर चल रही है।
फिर कन्या प्रोत्साहन, कन्या शिक्षा की प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालय प्रवेश उत्सव और कन्या शिक्षा रथ यात्रा की शुरुआत की गई। तो ये जो स्कीम थी, अब ये गुजरात में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं अभी है वर्तमान में, श्री नरेंद्र मोदी जी लाए थे। उन्होंने कन्या प्रवेश उत्सव और कन्या शिक्षा रथ यात्रा चलाई, जिसके कारण क्या हुआ कि कन्याओं का जो नॉमिनेशन था वो बढ़ा, बराबर, और विद्यालय में 100% तक नामांकन हुआ। 35% से कम स्त्री साक्षरता दर वाले गांवों और शहरों में गरीब परिवार की पुत्रियों की प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते समय विद्यालक्ष्मी बॉन्ड दिए गए। विद्यालक्ष्मी बॉन्ड क्या होता है कि जब कोई भी कन्या कक्षा 1 में प्रवेश लेती है तो 12th पास होने के बाद उसे एक अमुक अमाउंट दी जाती है। तो इसमें जो बड़े बड़े नाम है जैसे विद्यालक्ष्मी बॉन्ड, कन्या प्रवेश उत्सव, कन्या रथ यात्रा, ये आप याद रखना। सरस्वती योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 1.5 लाख कन्याओं को साइकिल दी गई है। 1.5 लाख। गांव में क्या होता है कि जो स्कूल दूर होते हैं तो लड़कियां जाती नहीं है, तो ऐसे में उनको साइकिल दी गई ताकि वो ट्रैवल कर सके। एसटी बस के पास दिए गए। किशोरियों के लिए पौष्टिक आहार, उनके कौशल विकास के लिए सबला योजना चालू की गई। सबला योजना में उनको पौष्टिक आहार दिया गया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया और स्वराज की संस्थाओं में 50%। ये चीज को याद रखिए। स्वराज की संस्था यानी क्या, जैसे आप अहमदाबाद शहर में तो कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होता है, गांव में जो गांव पंचायत का इलेक्शन है, तो उसमें 50% महिलाएं होंगी, ऐसा कंपलसरी कर दिया गया ताकि महिलाएं भी आगे आए। विधवा महिला को राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना द्वारा पेंशन देना। सखी मंडल द्वारा सरकार मिशन मंगलम योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक सहायता दी गई। सखी मंडल में क्या होता है कि महिलाओं का मंडल होता है, इनको कोऑपरेटिव वगैरह बैंक से लोन दिया जाता है, महिला उस दर से आत्मनिर्भर बनती है, वो छोटी मोटा अपना रोजगार चालू करती है। ई ममता कार्यक्रम द्वारा सगर्भा महिला माता को दर्ज करके उसे ममता कार्ड देकर शिशु और प्रसूति संबंधित मृत्यु दर घटाने की पहल की गई है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा लिंग भेद समानता समाप्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को चिरंजीवी योजनाओं द्वारा प्रसूति, दवाइयाँ, लेबोरेटरी जांच, ऑपरेशन आदि सेवा बिना मूल्य के देने का प्रावधान किया गया है। बराबर, इस योजना को याद रखना। चिरंजीवी योजना, इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जो थी उनको दवाइयाँ, प्रसूति की जो सुविधा है, लेबोरेटरी वगैरह की जो सुविधा है वो मुफ्त में देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेक्शन सी पूरा होता है। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए वेरी नाइस डे।